करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल एक जुमला जरूर है, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। मुद्दे गुल, हंगामा फुल। जी हां, आप इसे जुमला कह सकते हैं, लेकिन यही है आज हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई। और वो इसलिए क्योंकि आज मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, इसलिए मुद्दे हैं गुल लेकिन हंगामा है फुल। हम क्यों कह रहे हैं ये? आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम बयान जो साबित करते हैं कि आज हमारे राजनेता आम आदमी के मुद्दों की बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते हैं। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। जिस तरह फलस्तीन पे इस्राइल का कब्जा है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का कब्जा होगा अगर आपने 370 को खत्म किया। इस बात को लिख लीजिए। कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूं। मेजोरिटी के लोग रहते हैं वहां, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं। अमेठी के लिए, अमेठी की जनता के साथ जो धोखा उन्होंने किया है उसका समय आ चुका है और जनता जोरदार तरीके से उसका जवाब देगी। तो आपने देखा नेताओं के बयान। अब योगी आदित्यनाथ का एक और बयान है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो आपके लिए जानना बड़ा आवश्यक है। और बयान सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उनका बयान लिखित तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं, मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला खिलाती है। दोनों में यही फर्क है। मोदी जी की सेना, ये आप जरा सोचिए, अगर आज भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहा जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो इस पर क्या होगा? चुनाव आयोग ने उनसे जवाब भी मांगा है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से, अजय कुमार जी एलजेपी से, अब्दुल हाफिज गांधी जी समाजवादी पार्टी से, संदीप महापात्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस के विचारक, और मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। राजीव जेटली जी, भारतीय सेना मोदी की सेना कब से हो गई? क्या आप लोगों ने नामांकन बदल दिया है भारतीय सेना का? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मोदी जी के किसान हैं, मोदी जी के नौजवान हैं, मोदी जी का देश है, तो कई बार ऐसा होता है चुनावी प्रचार के अंदर, जब ये मोदी जी की बात रखी जाती है तो मोदी जी की बात रखते रखते भारतीय सेना को भी मोदी जी की सेना बोल दिया गया। और ऐसे में तो फिर हम प्रचार के ऐसे में हम इंदिरा गांधी की सेना कहें, ऐसे में राहुल गांधी की सेना कहें, राजीव गांधी की सेना कहें, नेहरू की सेना कहें, आपको आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों होगी हमें आपत्ति? मैनिफेस्टो जिस तरीके का बनाया गया है, उस मैनिफेस्टो में अपनी अपनी सेनाएं बना तो ली हैं सबने। नहीं, राहुल गांधी जी ने भारतीय सेना की बात कर रहा हूं, मैं मैनिफेस्टो बता दिया कि जो लोग, जेटली साहब, मैं बड़ी स्पष्टता से बात कर रहा हूं। मैं उस भारतीय सेना की बात कर रहा हूं जिसका गौरव हर हिंदुस्तान ही करता है। उस भारतीय सेना को नेहरू की सेना, इंदिरा की सेना, राजीव की सेना, सोनिया की सेना, राहुल गांधी की सेना कहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना? फिर तो आप देशद्रोह की बात नहीं कहेंगे ना? देखिए, सेना तो केवल देश की होती है, भारत की सेना है। भारत का वरिष्ठ नेता, भारत का प्रधानमंत्री सेना को वो हिदायत देता है कि उसको किस दिशा में, कौन कीजिएगा, सेना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आंसरेबल है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। संवैधानिक लिहाज से भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए समर्पित है। मैंने आपसे कहा गाइडलाइन जहां से आती हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास एयरफोर्स के चीफ गए थे ना,
वो प्रधानमंत्री के पास गए। चलिए, मुझे लगता है कि एक सैनिक से बेहतर इसका जवाब कौन दे सकता है। जीडी बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि मोदी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला खिलाती है, आपको लगता है कि भारतीय सेना को इस तरीके से राजनेताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए? देखिए साहब, इस देश की अगर एक इंस्टीट्यूशन पूर्ण रूप से जो है एपॉलिटिकल रही है और एक मिसाल रही है थर्ड वर्ल्ड की सेनाओं के लिए, तो वो है भारतीय सेना। एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल, बिल्कुल कोई पक्षपात किसी राजनीति किसी राजतंत्र का नहीं है। हम केवल जो संविधान के द्वारा गठित सरकार है उससे आदेश लेते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि भारतीय सेना का ये जो पॉलिटिकल छवि है उसे बने रहना दिया जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। देखिए, माहौल गर्मा रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बात यह है कि एक बहुत गंभीर मामला हमारे सामने है जी, और इस इलेक्शन में पुलवामा ने एक जो है वाज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो घास का तिनका जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। और क्या कमर तोड़ दी साहब? सबसे मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ। पिछले 30 साल से हमारे देश में लगातार भारत के नागरिक सैनिक असैनिक मारे जा रहे हैं। 80,000 1980 की दशक से लेके आज तक मारे जा चुके हैं। सवाल था कब तक? हमें उम्मीद थी कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। ये प्रजातंत्र है, लोग खुलकर आएंगे और बात करेंगे, क्योंकि जो आम आदमी है वो मरने से तंग आ चुका है। बिल्कुल, वो जुलू कैटेगरी में नहीं है। हमारे सब नेता जुलू कैटेगरी में है। ठीक है साहब, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जवान वो है चमन्नी में जाएगी या कौड़ी में जाएगी। बिल्कुल, लेकिन हमें हैरत है साहब कि इस वक्त कहा जा रहा है, एक पार्टी कह रही है कि साहब हम तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा देंगे। कुछ समय की संवेदना होती है, कुछ संगीनता होती है। अभी 44 मारे पुलवामा में, आप कह रहे हैं यही टाइम मिला आपको? पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट जंग शुरू हो गई, यही टाइम मिला कि आपकी अब हम हाथ धो के फौज के पीछे पड़ेंगे, वो फौज को सॉर्ट आउट करेंगे। अरे साहब, हम किस दुनिया में ठहर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा क्या प्राथमिकताएं हैं हमारी? और मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है कि हम खाना खिलाएंगे, सुरेंद्र राजपूत जी आपको जॉब देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम जिंदा है तो ना जी। बहुत संवेदनशील मुद्दा अभी बख्शी साहब ने उठाया है। एक तरफ एक पार्टी है जो कहती है मोदी की सेना, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है जो ये कहती है कि आज हम सेना के दांत को कैसे और कमजोर करें। आप लोग करना क्या चाहते हैं सेना के नाम पर? देखिए अजय भाई, जनरल साहब को मैं बहुत ज़्यादा जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि फ़ौजी हैं, बहादुर फ़ौजी हैं और उन्होंने देश के लिए अपने प्रोफेशनल सर्विसेज का इस्तेमाल किया है और भारत माँ के लिए हम सब सपूत हैं, जनरल साहब भी सपूत हैं। दो बातें बड़ी स्पष्ट कह दूं, एक तरफ तो राजनीति में भारतीय सेना का राजनीतिकरण करने की एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के लोगों के द्वारा, और वो जिस तरीके से उन्होंने किया है, अगर और किसी ने किया होता तो अब तक आजम खां की तरीके से आदित्यनाथ योगी का बैन हो चुका होता चुनाव प्रचार। लेकिन अब क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। दूसरी साहब, जो जनरल साहब का जवाब है मैं वो भी दे देता हूं। आर्म फोर्स का जो एक्ट है, आपसा जो है, वो निश्चित तौर पर इसका सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। क्यों अरुणाचल में उन्होंने विड्रॉ किया, क्यों मेघालय में विड्रॉ किया, क्यों मणिपुर में विड्रॉ किया, और जब पीडीपी की सरकार बन रही थी तो उन लोगों ने क्यों कहा कि अप्सा पर हम लोग बात करेंगे और इसको हम किनारे रखेंगे। आप बताइए, आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप बीजेपी से क्यों पूछना चाहते हैं? आपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा? अभी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं वो एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप बड़े ही समझदार वक्ता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपनी मैनिफेस्टो की बात बीजेपी से क्यों पूछना चाहते हैं? कोई संशय नहीं है, हमारी आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। नहीं, आप लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे। जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है उसके लिए बीजेपी क्यों जवाब दे? सुन नहीं पाया, बताइए। सवाल यह है, आपने मैनिफेस्टो में लिखा है ना? जवाब देता हूं, आप सवाल पूछिए। जी, सवाल यह है कि आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आफ्सा पर कुछ संशोधन किए जाएंगे, आपके मैनिफेस्टो में है, इसका जवाब बीजेपी क्यों दे?
नहीं नहीं, निश्चित तौर पर हम देंगे। हम वो आप दीजिए ना, अभी करेंगे, देंगे क्यों, अभी दीजिए। और मानवीय चेहरा हो। नहीं, और मानवीय चेहरा यानी कि आपको लगता है कि सेना अत्याचारी है, की धाक हो। आज की सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या कांग्रेस कहती है क्या सेना अत्याचारी है? नहीं हुए तब जनरल बख्शी नहीं चिल्लाते अपनी मूंछों के साथ में, जब वो मणिपुर में विड्रॉ करते हैं तब जनरल बख्शी कुछ नहीं कहते। आप भटका रहे मुद्दे को, आप भटका रहे मुद्दे को। मैं कांग्रेस का जवाब पूछ रहा हूं, बीजेपी से नहीं। कांग्रेस जवाब देकर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि आप आपसा पर बदलाव करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आज सेना ज्यादती करती है? कांग्रेस देशद्रोही, क्या आपको लगता है कि सेना ज्यादती करती है? और भारतीय जनता पार्टी इसको, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आप जवाब दे नहीं पा रहे। क्या आप मानते हैं कि सेना ज्यादती करती है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। अगर नहीं करती तो फिर आपसा में बदलाव की आवश्यकता क्यों है? एक आधे लोगों को सेना पूरी तरीके से कोर्ट मार्शल। चलिए, मुझे लगता है कि आप इसका जवाब देने में शायद अभी संदीप जी मैं आपसे समझूंगा। अगर कांग्रेस मानती है कि आपसा में बदलाव करना चाहिए, मैनिफेस्टो में लिखती है, लेकिन कहती है कि सेना ज्यादती नहीं करती, समझ में नहीं आता ये विरोधाभास क्यों है? महापात्रा जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस के अंदर ये विरोधाभास सेना को लेके बहुत दिनों से है। इनसे ये पूछिए राजपूत जी को, इन्हीं के ही एक प्रवक्ता थे और नेता थे, 2 बार MP भी रह चुके थे दिल्ली में से। उन्होंने सेना के जो चीफ हैं उनको गुंडा कहा और आज ये सेना के हिमायती बने फिर रहे हैं। दूसरी बात यह, जो आफ्सपा की बात कर रहे हैं, भाजपा को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं उनको ये बता दूं, आफ्सपा जो है 1956 में किसने लाया था भाई साहब? राजपूत जी। AFSPA किसने लागू किया था? 1956 में नेहरू जी ने लागू किया था। नागालैंड में वहां पे इंसर्जेंसी हो रही थी, वहां पे नेहरू जी ने लागू किया था। पहले तो आप ये पूछिए कि आपको ये नौबती क्यों आ गई कि आफ्सपा लाई? और जहां तक आफ्सपा हटाने की बात है, उन सारे क्षेत्रों में, अंग्रेजों के दलालों की, कम हो गया है, घट गया, परंतु जम्मू कश्मीर जैसे जगह में जहां पे अगर आर्मी कुछ काम करती है तो आर्मी को आप गुंडा कहते हो और आर्मी को सब तरह के मामलों में फंसाना चाहते हो और आर्मी को बदनाम करना चाहते हो। वहां कोई स्थिति नहीं है जहां पे आफ्सपा हटाया जाए। और आफ्सपा की जहां तक बात है, आप ही के द्वारा लाया गया कानून है। चलिए, मैं आप दोनों के बीच में आना क्षमा चाहता हूं। आप अपने आप से पूछिए। हफीज गांधी साहब, आज जिस तरह से सेना पर राजनीति हो रही है, खुलकर राजनीति हो रहा है और हर पक्ष करता दिखाई दे रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार हम अपनी सेना को क्यों घसीट रहे हैं राजनीति के अखाड़े में? देखिए, जैसा अभी पहले कहा गया डिबेट में, हमारी जो सेना है, हम सभी को उस पर प्राउड है और सेना एक न्यूट्रल एंटिटी है जो देश की सुरक्षा करती है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि 4 दिसंबर 2013 को इलेक्शन कमीशन का यह इंस्ट्रक्शन है कि सेना के नाम को पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये क्लियर कट है। और अभी जब इलेक्शन का 2019 का अनाउंसमेंट हुआ था, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सेना का नाम या सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र जो है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सेना के काम का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लेना चाहती है? किस पॉलिटिकल पार्टी ने 2016 और 17 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में मंच लगाए और मंचों से जो है राजनीति करने की कोशिश की गई सर्जिकल स्ट्राइक की? अभी भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग जगह से जो इलेक्शन कमीशन का 4 दिसंबर 2013 का जो नोटिफिकेशन है, बयान आपके सामने रख सकता हूं, जिसमें आपने सवाल पूछे हैं कि कितने मारे गए। देखिए, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। सेना ने जो वक्तव्य दिया उसके बाद उस पर सवाल उठाना क्या सही है? अजय जी, हम देखिए, अजय जी जो हमारी तरफ पार्टी की तरफ से आया था, यह था कि इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में सवाल था। हमने कभी जो है सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं उठाया, हमने कभी जो है इस तरह के जो है सवालात नहीं किए। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि ये आजम खान साहब को भूल गए क्या? आपकी पार्टी के नेता नहीं है? जो है आगे रोकी जा सके। आजम खान साहब का भूल गए क्या? आपकी पार्टी के नेता नहीं है क्या? कोई भी हमारी पार्टी का बयान है, कितने मारे गए किसी को पता भी नहीं है। कोई देखिए, किसके मारे जाने की बात कर रहे थे? हमारे नेतृत्व की तरफ से सीधा, अजय जी, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी तरह का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन की बात अलग है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी, हर किसी ने इस बहती गंगा में हाथ धोया साहब। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए,
लेकिन इतना मैं अजय जी जरूर कहूंगा कि कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक का, कभी भी एयर स्ट्राइक्स का सेना का काम था। ये कभी भी इसका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश नहीं की गई। ये एनडीए की सरकार नहीं लगता कि आज हर राजनीतिक दल इसका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है? और आज पुलवामा दरअसल हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव नहीं, माफ कीजिएगा, वो तो खैर शर्मनाक हादसा था जो हुआ, दुर्घटना नहीं कही जा सकती, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था हमारे देश का, लेकिन उसके बाद जो हमने जवाबी कार्रवाई की वो हमारे लिए देश का गौरव है। क्या आज उस पर हर कोई राजनीति नहीं कर रहा? अजय जी देखिए, मैं आपकी इस पंक्तियां जो लिखा आपने कि इस चुनाव में मुद्दे गुल हैं और हल्ला गुल्ला फुल है जी, तो आखिर विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि वो सरकार को खींच करके कटघरे में लाए, मुद्दों पर लाए। अब अगर यहाँ पे लोकतंत्र के लिए ये बड़ी दुखद घड़ी है कि विपक्ष अगर मृत्यु प्राय है, शून्य प्राय है, न वो एक हो पाता है, न वो मुद्दों पे ला सकता है, तो हम क्या करें? हम तो चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पे बात हो, हमें कटघरे में खड़ा किया जाए, हमसे हमारे कार्यों पे सवाल पूछा जाए, सेना का प्रमाण नहीं मांगा जाए, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहा जाए, आपसा पे सवाल नहीं उठाया जाए, गरीबी के सवाल पे बात किया जाए, अपना ब्लूप्रिंट दिया जाए, हमसे हमारा ब्लूप्रिंट पिया जाए। लेकिन इनका तो इंटरेस्ट ही कुछ और है। ऐसा लगता है कांग्रेस के दफ्तर में बैठ करके चाइना और पाकिस्तान का मैनिफेस्टो ये जारी करते हैं। और जहां तक इनके सोच की बात है, राजपूत जी, आप चाइना और पाकिस्तान का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं अजय भाई? अजय कुमार जी हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। देश की जनता बोल रही है। अब अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान की, तो सच्चाई यह है कि इनको पता चलना चाहिए जब ये इनकी पार्टी पैदा नहीं हुई थी, हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करे थे। इस तरीके की देशद्रोह और गुलामी वाली भाषा नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता अपने घर पर जाकर न करें। उस समय वो इंदिरा की जीत थी, तो अभी मोदी की जीत क्यों नहीं हो सकती? वरना इस तरीके के दोगले लोग जो अपने लिए राज्यसभा लेते हैं, अपने बच्चों के जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय सेना जनरल बख्शी बैठे हैं यहाँ, पूछिए अजय जी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय सेना में कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो जिसको भारतीय सेना का अध्यक्ष बनाया जा सके। वो ब्रिटिश सेना के अफसर को भारतीय सेना का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो एक फौजी ने उठकर कहा था कि अगर भारत के लोग सक्षम नहीं है और सेना का नेतृत्व नहीं कर सकते, तब ये प्रधानमंत्री भी ब्रिटेन से ले आओ, जब आप मंत्री आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप दोनों के बीच में आऊं। जनरल जीडी बख्शी, मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं सर। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, प्लीज आइए जरा आगे बढ़ते हैं। जनरल जीडी बख्शी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं सर। आज जिस तरह से हम राष्ट्रीय गौरव को लेकर उसे अपमानित कर रहे हैं, उसे धूमिल में करते जा रहे हैं, उसे धूल में मिलाते चले जा रहे हैं, क्या यही होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों का दायित्व? एक, और दूसरा, जिस तरह से आज मुद्दों की बातचीत नहीं होती है, सेना के बहाने एक दूसरे पर आक्रमण किया जाता है, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जनरल जीडी बख्शी। देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि कुछ इस चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा आप चाहें ना चाहें, आपका पॉलिटिकल एजेंडा सूट करता है या ना करता है। जहां तक भारत के लोग हैं, आप भारी भूल करेंगे अगर आप ये नहीं समझेंगे कि वो साहब तंग आ चुके हैं। लगातार इस जो उनकी गर्दनें रेती जा रही हैं पिछले 30 साल से। अब इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को इसका जवाब देना है, जवाब इजाद करना है कि एक आम नागरिक की जान की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे जी। अब उसके जवाब में देखिए, कांग्रेस पार्टी मैं मानता हूं, जब इंदिरा जी थी तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, मैंने उस जंग में हिस्सा लिया हुआ है। इसीलिए हमको उम्मीद थी कि एक ऐसी पार्टी जिसने बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए हैं, 65 की जंग, 71 की जंग लड़ी है, वो बहुत संवेदनशील होगी जनता के इस रवैये को देखते हुए।
लेकिन यहाँ तो एक पलटवार चल रहा है साहब कि अगर वो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की तो हम दिखाएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं साहब। वो केवल और केवल जॉब्स है, खाना है, पानी है, नौकरी है, ये वगैरह है, वो सब है। लेकिन वो तब है साहब अगर मैं जिंदा हूं। द राइट टू लाइफ इज द मोस्ट बेसिक राइट। प्लीज अंडरस्टैंड, द राइट टू जॉब, द राइट टू फूड, द राइट टू एजुकेशन तभी आता है इफ आई एम अलाइव। बिल्कुल। आपको आज भारत का नागरिक पूछ रहा है साहब, आप मुझे कैसे बचाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण आर्मी की आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा के, बिल्कुल ये जवाब है। बिल्कुल ये जवाब है। फिर आप एक पास मुद्दा आ रहा है, उसके बाद मैं जेटली साहब के पास भी चलूंगा। अगर जनरल साहब ने घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो जनरल साहब को पता होगा कि हमने आर्म फोर्स एक्ट को हटाने की बात नहीं की है, संशोधन की बात की है जनरल साहब। और रही बात आपके इस आकांक्षा पर और अपेक्षा पर, हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं कांग्रेस पूरी खरी उतरेगी। कांग्रेस आतंकवादियों की कमर तोड़ देगी, जान से मारेगी कांग्रेस आतंकवादियों को। और कांग्रेस के राज में आम आदमी पूरी तरीके से सर उठा के भी चलेगा। जेटली साहब इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस के राज में आतंकवादियों का सफाया होगा, आप नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस करेगी। किसी ने नहीं किया। राजीव जेटली जी, जनता पार्टी के लोग जुमलेबाज हैं। आप जुमलेबाज हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। संशोधन की बात की है और जो करना है वो कांग्रेस करेगी। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए। देखिए, आतंकवादी तो हम हो जाएंगे तब तक, जैसे इन्होंने कहा ना हिंदू आतंकवाद, तब तक हम सब लोग आतंकवादी होंगे। जो देश तोड़ने वाले होंगे वो देशभक्त कहलाएंगे। उनके लिए कानून बन चुके होंगे। अब देशद्रोह का कोई कानून नहीं है, कानून केवल उनके लिए है जो देश से प्यार करते हैं। उस वक्त आप नहीं, वो आतंकवादी नहीं कहलाएंगे, हम लोग आतंकवादी बन जाएंगे। आप तो एक भले इंसान हो, हम आतंकवादी होंगे। आप तो भले इंसान हो, कम से कम इतना झूठ, इतना छल, एक बार भी नहीं बोला, प्रपंच मत करो, कुछ तो भगवान से डर करके बोलो। एक बार भी नहीं बोला। अजय जी इन्हें चुप करवाएंगे तो जी जरा सुन लीजिए राजीव जी क्या कह रहे हैं, प्लीज जी। ठीक है, आइए। मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता आप बोलो। बिल्कुल राजीव जी बोलिए। राजीव मैं नहीं कहता हूं जी। अजय जी मैं नहीं कहता हूं जी। अजय जी मैं नहीं कहता हूं कि हम आतंकवादी हैं। राहुल जी कहते हैं ये आतंकवादी, ये हिंदू जो है ना ये आतंकवादी हैं, होंगे आतंकवादी। आने वाले वक्त में ऐसा कानून बनाया जाएगा, देशद्रोह कानून हट जाएगा। जो लोग देशद्रोह की बात करेंगे उसको सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खड़े होके सम्मानित करेंगे, और जो लोग देशभक्ति की बात करेंगे उन्हें आतंकवादी कह के जेल में ठूस दिया जाएगा। कानून ऐसा बनाया जाएगा, सेना से हथियार छीन लिए जाएंगे। वहां पर जो आतंकवादी हैं, जो बनाने की बात इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखी है, ऐसा डर का माहौल तैयार कर रहे हैं कि मुझे भी डर लग रहा है। बोलिए राजीव जी, मैं बहुत डर रहा हूं। करवाइए क्या आप चाहते हैं कि मैं भी जेल चला जाऊं? जो माहौल आप तैयार करना चाहते हैं उसके बाद तो हर हिंदुस्तानी को डर लगना चाहिए। क्यों मैं सही कह रहा हूं हाफिज गांधी जी? बिल्कुल, मैंने कहा आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो छोड़ दीजिए, आप तो देश का ऐसा भविष्य बता रहे हैं जिसमें हम जैसे पत्रकारों की भी जगह नहीं होगी। हाफिज गांधी साहब एक छोटा जवाब, इससे पहले मैं ब्रेक लूं। हाफिज गांधी साहब वही कह रहा हूं, आज देखिए मैनिफेस्टो। अजय जी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। अजय जी एक बात कहना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हमारी आर्मी कैपेबल है देश की सुरक्षा करने में। आर्मी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान इसका खामियाजा उठा रहा है, वहां पर आर्मी का राजनीतिकरण हुआ और आज आप देख लीजिए देश किस हालात में है। हम पूरा का पूरा, हमें गौरव है अपनी आर्मी पर। आर्मी का किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत नहीं है कि उसका राजनीतिकरण करे या आर्मी के पराक्रम को अपना कहना बताए। ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने 2016 से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, बार-बार जो है। मैं जरा शुरू करूं संदीप महापात्रा जी आपसे। जो तस्वीर अभी राजीव जेटली जी ने सामने रखी है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़कर, क्या आप भी यही मानते हैं कि कांग्रेस हर हिंदू को आतंकवादी बनाने जा रही है, ऐसे कानून लाने जा रही है जिसके बाद हर हिंदू जेल के अंदर बंद होगा और देश में हिंदुत्व गायब हो जाएगा? क्या यह वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि इससे डरावनी परिस्थिति हिंदुस्तान में कतई नहीं हो सकती। देखिए कांग्रेस की अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे अजय जी, जो पहला उनका जो ओपनिंग पैराग्राफ या ओपनिंग पेज है जिसपे राहुल गांधी जी ने सिग्नेचर किया हुआ है, उसका जो पहला या दूसरा पैराग्राफ में ये कहा गया है कि भाई पिछले 5 वर्षों में संघ और संघ समर्थित संगठन देश में इस तरह की वातावरण का निर्माण किया है जिसपे कि देश की सारी स्थिति, डेमोक्रेटिक राइट, सारा कुछ पे चोट लगी है। हम उसका निदान करेंगे। निदान किस तरह से करेंगे? आप अगर सिक्योरिटी के ऊपर आप देखेंगे तो उनका यह कहना है कि माओइस्ट प्रॉब्लम जो है
वो हम मानते हैं कि सोशल लेवल है, उसको रिजोल्यूटली डील करेंगे। कैसे डील करेंगे पता नहीं, खाली जो वर्ड यूज किया गया है अंग्रेजी में, विल डील विद द माओइस्ट प्रॉब्लम रिजोल्यूटली। ठीक है, वहीं पर अगर कहीं किसी जगह पे छिटपुट कोई घटना होता है तो वहां पे कहा गया कि पुलिस को यूज करेंगे और फोर्स के सहित यूज करेंगे। तो मंशा देखिए, माओइज्म के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन अगर कोई अंदरूनी कहीं पे कुछ झगड़ा होता है तो उसमें पुलिस फोर्स का उपयोग करेंगे। पहली बात ये। लेकिन संदीप जी, दूसरी बात, जहां पे इससे ये बात कहां प्रतीत होती है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल ये कहती है कि हर हिंदू आतंकवादी है। तीसरी बात आप सुनिए, आप अगर ये मानते हैं कि आरएसएस ही हिंदू है, देखिए कांग्रेस के नजर में तो वही है ही। पिछले अगर आप मानते हैं कि सिर्फ आरएसएस के लोग हिंदू हैं, जो लोग आरएसएस के नहीं वो हिंदू नहीं है, तो फिर आपकी संख्या कितनी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश के लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो पहले के जितने भी बिल्स है जो कि पारित नहीं हो पाए हैं, वो चाहे कम्युनल वायलेंस बिल हो या इस तरह के बिल, और 2004 से 2014 में इनका तो मंशा ही रहा है कि किसी तरह से आप लोगों को ये कहें कि सुरेंद्र राजपूत जी वातावरण यहाँ पे पैदा करें। आज आप इस तरह का सुरेंद्र राजपूत जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2008 के बाद क्या किया अपराध हो जाएगा? 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, उसके बाद उसको डाइवर्ट करने के लिए, चलिए आइए आप जरा मुद्दे पर ही रहें, जो अभी मुद्दा उठा है उस पर ही रहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये डर जो हर आदमी के बीच में डालने की कोशिश की जा रही है कि अगर कांग्रेस चुनकर आ गई तो हर हिंदू को जेल में भर देंगे आप, ये सही है? कुछ किया नहीं और उसको डाइवर्ट करने के लिए सैफरन टेरर की बात इन्होंने शुरू किया। संदीप जी बिल्कुल, मैं मुद्दे पर ही हूं, इसलिए उसी पर आ रहा हूं। बताइए साहब, सुरेंद्र राजपूत जी। अब इनको चुप कर लीजिए। बोलिए साहब। जी हाँ, अजय भाई, आपको क्या ये तर्क समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप बता दीजिए, क्या ये सच हो सकता है? ऐसा संभव है? मूल रूप से समस्या क्या है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और संघ, इन दोनों के पास इतने बढ़िया मैनिफेस्टो में से कमियां निकालने के लिए यही सब चीजें मिली। चूंकि हमने जर पर बात की, जंगल पर बात की, आदिवासी पर बात की, आम आदमी पर बात की, नौजवान पर बात की, किसान पर बात की, मजदूर पर बात की, सेना पर बात की, हमने बेरोजगारी पर बात की, हमने जो है यूनिवर्सल बेसिक स्कीम पर बात की, 72,000 रुपए पर बात की। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कम और नक्सलियों को ज्यादा लगता है। बचा है तो अब ये इस तरीके की बदतमीजियां कर रहे हैं ताकि आप लोग हमारे मैनिफेस्टो के अच्छे मुद्दे पर चर्चा ना कर सके, 72,000 पर चर्चा ना कर सके जो हर 5 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा। अब ये लोग करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा नहीं करते क्योंकि आपके पास आर्थिक मुद्दों पर दिखाने के लिए बहुत कम है। राष्ट्रीय सुरक्षा हम लोग कांग्रेस को गैर हिंदुवाद के चक्कर में फंसाना चाहते हैं, और क्या यही डर आप आम जनता के भीतर भी भरना चाहते हैं? राजीव जेटली जी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। राजीव जेटली जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते कर सकते हैं, पीडीपी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के समझौते कर सकते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं इनको चुप कराएंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। इनका आदत है भाषण देने की लंबे लंबे। सुरेंद्र जी, ये डिबेट नहीं करते, भाषण देते हैं। राजीव जी जवाब दे रहे हैं। इसलिए मैं मूल रूप से देशद्रोही है। आप असल बात सबसे पहले कहते हैं कि संघ एक राजनीतिक संगठन है। अगर हम देशद्रोही होते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में डालते अपनी सुरक्षा के लिए कानून। अरे भाई सुन लीजिए, अजय जी इनको चुप करवाएंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। इनकी आदत है बदतमीजी, शोर मचाने करने की, वो मैं नहीं कर सकता। अपने पार्टी के विपरीत जा रहे हो भाई साहब। राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी जवाब दीजिए। अरे ये बदतमीजी शोर मचाएंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। जो मेरे शो में बात कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा देश को बनाना चाहते हैं। आप बीमार आदमी हैं, आप दूषित आदमी हैं। सुरेंद्र जी प्लीज सुरेंद्र जी प्लीज सुनिए जरा। जी राजीव जी, ये बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर, आप उनकी बकवास सुन रहे हैं। बताइए बदतमीजी से। अपनी बात कहिए राजीव जी। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं आज आपकी चर्चा का विषय था कि मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं। जी, राहुल गांधी जी ने एक लोकसभा क्षेत्र चुना, उसके पीछे की वजहें जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जो उसके पीछे की वजहें हैं वही वजहें इन्होंने मैनिफेस्टो में डाली हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जिसका परिवार महारानी से लेकर रानी से लेकर राजा से लेकर राजकुमार से लेकर सब लोग, क्या गलत है राजीव जी? बता रहा हूं विश्व और विषयांतर आपके अनुभव है। अच्छा चलिए, एक सेकंड सुन लेता हूं मैं राजीव जी। ये कहना चाहते हैं। सुनिए साहब प्लीज। ये शोर मचाएंगे तो मैं नहीं बात कर सकाऊंगा। सुरेंद्र जी प्लीज, इनसे बदतमीजी करवा लीजिए। राजीव जी देखिए, मैं आग्रह कर रहा हूं, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ वक्ता हैं,
कृपया करके अपनी अपनी बात रखें। आपने कहा कि इस राहुल गांधी ने वायनाड चुन लिया, उसके पीछे की वजह क्या है? 2 लाइन में बताइए, क्या वजह है भाई? ऐसे कौन सी देश विरोधी वजह है? देखिए, वायनाड हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। वो अपना वो गुणा भाग कर रहे थे कि समीकरण क्या बैठते हैं। वहां पे वो तादाद बहुत कम है जिसे ये आतंकवादी बताते हैं, जिसे ये हिंदू आतंकवादी बताते हैं, वो तादाद बहुत कम है। वो साफ कहिए ना, इसीलिए उन्होंने वो सीट चुनी। सीधा बोलिए। अब दूसरी बात, नहीं क्यों सीट चुनी वायनाड? मैंने आपको बता दिया, इससे मैं सुनना चाहता हूं क्योंकि आपका इनके खिलाफ आपके चैनल में ये बात कहने के लिए मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल, एक सेकंड। हाँ राजीव जी, क्यों चुना वायनाड उन्होंने? अरे छोड़िए मेरी बात को, अब दूसरी बात। नहीं आप मुद्दे पे आइए, मैं समझ चाहता हूं। आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा आप तो करने वाले हैं पूरे देश के ऊपर मुकदमा दर्ज। अरे राजीव जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपसे सीधा देखिए मैं अजय जी, अब मेरी बात, आप क्यों कहते हैं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर वायनाड चुना? क्योंकि उसी तरीके से वो पूरे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, इसकी वजह बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, ये कोई भी कैलकुलेशन बता रहे हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि वहां पे वो तादाद बहुत कम है जिसे ये हिंदू आतंकवादी बताते हैं, और इनको मालूम है जहां वो तादाद कम होगी वहां राहुल गांधी इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। दूसरी बात, मेरी बात काटिएगा मत। नहीं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। देता हूं मैं अभी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप जानते हैं कि वहां का पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? पूरी बात होने दीजिए। पूरी बात कर रहा हूं। आपने कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वायनाड, क्या ये कहना चाहते हैं आप? क्या आप जानते हैं अल्पसंख्यक की आबादी कितनी है वायनाड में? क्योंकि बाकी तो हिंदू आतंकवादी है वहां पे। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप जानते हैं कितने अल्पसंख्यक है वायनाड में? हाँ बिल्कुल जानता हूं, बताइए। बिल्कुल, हिंदू आतंकवादी कांग्रेस के हिसाब से बताइए राजीव जी, वहां पर। मैं आपको चैलेंज करता हूं अभी, कांग्रेस के हिसाब से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं अभी। आप आंकड़े नहीं बता पाएंगे और मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं। वहां पर सबसे बड़ी आबादी है, 17% आबादी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। सुनिए आप जरा राजीव जी, दुष्प्रचार मत फैला कीजिए आप लोग। 17% आबादी है वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। वहां पर अल्पसंख्यक की आबादी महज 8% है और बाकी वहां पर हिंदू हैं। आप मुझे बताइए किस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक बहुत आए हैं? मैं अजय जी, मेरे पास भी आंकड़े हैं जो हिंदू आतंकवादी, मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, आइए मुद्दे पर आइए। मैं जानता हूं कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आइए मुद्दे पर आते हैं, आइए मुद्दे पर आते हैं। आप ये बताइए कि आज आपने किस आधार पर न्यूज़ नेशन पर कहा कि अगर आज सभी हिंदुओं को आतंकवादी बताकर कांग्रेस जेल में भर देगी, किस आधार पर कहा? देखिए, आप कानून बना के ला रहे हैं, जो देशद्रोह का कानून हटा रहे हैं। देशद्रोह का कानून हटाने का सीधा सीधा मतलब है कि जिन लोगों ने देश तोड़ना है वो तो हमारे साथ आइए, जो जोड़ने की बात करेंगे उठा के अंदर डाल देंगे हम। आप कहते हैं हम आर्मी के हथियार छीन लेंगे और जो आतंकवादी आर्मी के खिलाफ जाएंगे, बलात्कार लोग हैं भाई, इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए। अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। से इलाज होना चाहिए इनका। ये लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं। डिबेट का मुख्य मुद्दा, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार जी, अगर आज हम सिर्फ इस मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं कि 124 को लेकर, 124A को लेकर जो संशोधन की बात कांग्रेस कर रही है, क्या सभी नेताओं ने इस एक्ट को रिपील करने की बात नहीं की है? यहां तक कि रामविलास पासवान ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने, आप नाम लेते चल जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्या सभी नेताओं ने इस एक्ट को रिपील करने की बात नहीं कही है? और अगर कही है तो आज वो देश विरोधी कैसे हो गया? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं अजय जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था, ब्रिटिश हुकूमत की ये देन थी जी, तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय से 60 साल लग गए कांग्रेस को सोचने में कि इस एक्ट को हटाना चाहिए। जो जनरल बख्शी बात कह रहे थे कि आप चीजों को रिव्यू कर सकते हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 60 साल के आपके राज्य में ठीक था, करने की बात, और अब 5 साल के जहां हमारे 200 मुकदमे मात्र इस एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं, वहां उन तमाम लोगों को आपने टिकट दे दिया। जेएनयू के उन तमाम लोगों को भाषण लिखने की क्या मैं आ सकता हूं प्लीज?
और अब आपको इस एक्ट की याद 60 साल के बाद आई है। आइए जरा बख्शी साहब को सुनते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सब चीज घूम फिर कर या तो आंतरिक सुरक्षा या फिर सीमाओं की सुरक्षा पर आती है, इसलिए बख्शी साहब बेहतरीन है इस मामले में अपना वक्तव्य रखने के लिए। बख्शी साहब प्लीज अपनी बात रखिए। लोगों को राजनीतिक बातें करना अच्छा नहीं लगता। जी बख्शी साहब प्लीज। बख्शी साहब, मैं साहब थोड़ा अगर इजाजत हो तो देखिए साहब, मैं 2-3 पॉइंट्स यहां रखना चाहता हूं कंसिडरेशन के लिए। जी देखिए, किसी चीज में संशोधन की जरूरत तब आती है उस हालात को देखते हुए, हालात की नजाकत को देखते हुए। अभी साहब पुलवामा में सबसे घातक हमला हुआ है, 44 जाने गई हैं, मुझे कई लोग बता रहे हैं 45, क्योंकि 40 के बाद 5 और मर चुके। जी ठीक है साहब, 45 द मोस्ट डेंजरस लीथल अटैक जम्मू कश्मीर में हाल में अभी हुआ है। ये हालात की नजाकत को देखते हुए संशोधन करने का आपको यही समय मिला। भारत पाकिस्तान में तकरीबन युद्ध हो गया, हमारे वहाँ पे जो है 12-4-16 फाइटर गए, उनके 24 फाइटर आए। ये टाइम है संशोधन करने का। अब बात आई जो सेडिशन के कानून की, सब कहते हैं कि अंग्रेजों ने इन्हें बनाया। अरे साहब, अंग्रेजों के बरखिलाफ तो नॉन वायलेंट अहिंसात्मक सत्याग्रह हुआ था। कोई गोलियां सिवाय जो है हमारे चंद्रशेखर आजाद और 2-3 हमारे मुट्ठी भर जो है रेवोल्यूशनरीज को छोड़ के बाकी सब यहाँ लाठियां खा रहे थे। उस वक्त कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले तो साहब आजादी के बाद आई है। 80,000 कलाशनिकोव राइफल मेरे टाइम में। प्लीज साहब सुन लीजिए साहब। अरे साहब फिर आप बात करिए, मैं जाता हूं। गंगाधर राव तिलक मैं आपको कह रहा हूं। आप प्लीज आइए। देखिए, हमने बख्शी साहब को आप प्लीज सुनिए, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि उनकी बात हम सुन लें, हम उसका आप प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद जो कहना चाहते हैं कहिए। करते हैं। जी राजपूत जी प्लीज। जी बख्शी साहब प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए। बख्शी साहब। हाँ देखिए साहब ऐसी बात है। देखिए साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के पहले अहिंसात्मक लड़ाई थी जी, आजादी के बाद हिंसा ही हिंसा हुई है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, माओवाद, आज 4 आपके लड़के मरे हैं। आज के दिन ये संवेदनशील मामला नहीं। आपको ज्यादा जरूरत है सेडिशन कानून की अभी। ये क्या तमाशा है कि आजादी के टाइम बना तो अब नहीं होना चाहिए। आपकी हिंसा के दर्जे आजादी के पहले और आजादी के बाद जरा आंकड़े देख लीजिए, फिर बात करिए। और ऐसे लोग जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अरे साहब, कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस जिन्होंने उसको सजाए मौत दी। आप कह रहे हैं कि हमने अभी तक थोड़ा टाइम और दो, जान से मार डालेंगे। ये जायज है? वो बंदा जनरल साहब दिखाते हुए घूम रहा है। 3 साल लगे चार्जशीट फाइल होने में, और आप सरकार ने अभी तक उसकी जो है क्लियरेंस नहीं दी है। मुझे बोलना पड़ेगा। अच्छा, और जो अफजल अब शर्मिंदा है वाले हैं वो जो सत्य नहीं है, ये हकीकत है। और बात बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी ने अफसा कानून तब आपके मुंह में दही जम गई थी जनरल साहब। तो फिर उनको जेल में क्यों नहीं डलवा रहे? तब आपके मुंह में दही जम गई थी। जेल में क्यों नहीं पहुंचा रहे? आप अफसा हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? और तब क्या हुआ था जब अरुणाचल में, मेघालय में इस कानून को डायल्यूट या हटाने की बात की गई थी। सम्मान का जो है परिचायक आपको यहीं पे मिल रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस के प्रधान का जनरल बख्शी को किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। जहाँ सेना की बात करते हैं, सेना की ईद की बात करते हैं, जनरल साहब को किस तरह की बात कर रहा है जी? इनको बोले कि जनरल साहब से माफी मांगे। सामान्य होती जा रही है। प्लीज एक एक करके बोले, एक करके बोले प्लीज। महापात्रा जी प्लीज बोलिए जनरल साहब। अरे वहाँ पर सुरेंद्र जी समझौता करते हैं। अपनी बात रखिए। राजपूत जी चुप रहिए। सुरेंद्र जी, कांग्रेसियों के साथ वैसे यही प्रॉब्लम है। किसी और की बात सुनेंगे नहीं, आपके डिस्परेशन पड़ गया कि सुन नहीं पा रहे हैं। अजय जी, बात यह है जहाँ तक सिटीजन लॉ की बात है, 124A प्लीज राजपूत जी को आप कहिए कि चुप रहे। महापात्रा जी अपनी बात रखिए प्लीज। जी महापात्रा जी, अजय जी 124A की जहां तक बात है,
नेहरू जी का यह वक्तव्य था कि जैसे ही स्वाधीनता मिलेगी पहला कानून मैं इसको हटाऊंगा। तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछिए कि इनके परदादा ने क्यों नहीं हटाया 124A। और आज के समय में जबकि खुलेआम जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में और देश के बाहर में भी वहां का एक प्रोफेसर बोलती है कि इंडिया इज इन फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, और वहां से यह कहा जाता है कि नागालैंड मांगे आजादी, तो वो ठीक बात है जी। और कल को अगर वहां से सब कहेंगे कि जी सबको आजादी चाहिए, फिर भी ये लोग सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात है। राहुल गांधी 2016 में उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने गए थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस की मैनिफेस्टो कम और नक्सली और अलगाववादियों की मैनिफेस्टो ज्यादा है। अगर आप जेडी में पर्चा पढ़ेंगे तो यही बात वही सब कहते हैं, और नक्सली है, अलगाववादी है, ये सब कहते हैं। कांग्रेस कह रही है सपोर्टर भाजपा में। तो आप हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? कौन है भाई साहब? आपका जो एडवाइजर है, हमने पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के जो छत्तीसगढ़ में खोई है। शर्म नहीं आती आपको? किस रामविलास लगा रही थी, और ऐसे में आप कानून हटाने की बात करते हैं। अच्छा चलिए, आइए हाफिज गांधी साहब 124A को हटाए जाने को लेकर, उसे संशोधित करने को लेकर 1947 से लेकर आज तक राजनीति हो रही है। और जब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में इसे मैनिफेस्टो में डालकर कांग्रेस ने कोई बहुतायत का काम किया है? क्या आम आदमी की भलाई के लिए मैनिफेस्टो में बात रखी गई है 124A को संशोधित करेंगे? ये मांग तो आज से नहीं 47 के बाद उठ रही है। देखिए अजय जी, सेक्शन 124A आईपीसी का मसला सुप्रीम कोर्ट में कई बार गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता को सही ठहराया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, किरण रिजिजू जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो रिकॉर्ड पर हैं और उन्होंने कहा सेक्शन 124A आईपीसी में सुधार की आवश्यकता है और विधि आयोग इस बारे में चिंता कर रहा है और इसके बारे में गहन अध्ययन कर रहा है। तो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? ठीक, बताइए साहब। राजीव जी, सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। राजीव जेटली जी। सुधार और हटाना दोनों बहुत अलग शब्द हैं। आप किसके साथ खड़े हैं वो पूरे देश की जनता ने देखा। सुधार जरा बता दीजिए जनता को। हटा रहे हैं वो पूरी देश की जनता जानती है। अजय जी, नहीं, किस तरीके के सुधार की बात कर रहे हैं जरा जनता को बता दीजिए जेटली साहब। हाँ, मैं गांधी जी एक मिनट, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। आज पूरी डिबेट निकल गई आपकी, जिस विषय पे आप चर्चा करना चाहते थे उस पर एक बार भी चर्चा नहीं। मैं 10 सेकंड के अंदर वो विषय जरूर उठाना चाहता हूं कि मुद्दों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। मुद्दों पे चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि एक जगह पर महारानी, रानी, राजा, राजकुमार सभी लोगों की सरकार रही और उन्होंने उस लोकसभा क्षेत्र में कितना काम किया, ये आंकड़ा दे सकती है क्या कंपैरिजन करके कि मोदी जी ने मात्र 5 सालों के अंदर वाराणसी में क्या किया? सेक्शन 124A के बारे में मुद्दे पर आइए, बारे में बताइए और राजीव के मुद्दे पर आइए। आपने अभी कहा विधि आयोग राजीव जी, हम वायनाड के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। वायनाड बनाम क्योटो बाद में चर्चा करेंगे, अभी जरा हम मुद्दे पर हैं। 124 के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। अच्छा चलिए, हम अमेठी बनाम वाराणसी बाद में चर्चा कर लेंगे, वो मुद्दा अलग होगा। चलिए हम वो मुद्दे पर कर लेंगे। मैं बहस आपके हिसाब से तो नहीं करूंगा। आपकी डिबेट का मेरा ये बहस का मुद्दा नहीं था, किस तरह के सुधार मुद्दा बिल्कुल नहीं था मेरे बहस का। ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये मुद्दा मेरी बहस का है। मैं बहस पर सीधे सामने खड़ा हूं। 124A आप कह रहे हैं कि संशोधन की आवश्यकता है। क्यों भाग रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा राहुल गांधी की दूसरी वजह भागने की क्या रही वो बता रहा हूं। नहीं, अरे आपसे सवाल पूछा साहब, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 124A जी सवाल का जवाब दीजिए। आपके गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी कहते हैं कि सुधार की आवश्यकता है, विधि आयोग इस पर चर्चा कर रहा है, गहन अध्ययन कर रहा है। तो किस तरह के सुधार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जनता के सामने रखिए। राजीव जी बताइए साहब। जो भी सुधार की आवश्यकता होगी किरण रिजिजू जी इसके ऊपर आपको विस्तार से बता देंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं किस तरह के सुधार की आवश्यकता है बताइए। जब मुझे लगता है कि आप अपनी बात में फंस जाते हैं। कह रहे हैं देशद्रोह कानून ही हटा देंगे। नहीं, माफ कीजिएगा। अरे नहीं, जरा एक सेकंड। अच्छा चलिए, सुरेंद्र राजपूत जी, सुधार और हटाने आपके मैनिफेस्टो में 124A को लेकर क्या लिखा है, जरा शब्दशः बताइए। जेटली जी के लिए आवश्यक है जानना। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए जरा।
देखिए मेरे पास अभी वो मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज जान लीजिए कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में बड़ा फर्क है। और जिस हम कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, कॉलोनियल कानून है, और उसके बाद आजाद भारत में हम इस चीज के लिए राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के खिलाफ जो भी चीजें हैं उसके लिए 2 कानून ऑलरेडी ला चुके हैं। शायद राजीव जेटली आपको खुद याद नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जेटली जी ये लिखा है कि 124A में संशोधन किया जाएगा, और इसी संशोधन की बात आपके पार्टी के गृह मंत्री भी कह रहे हैं। तो फिर फर्क क्या है आपके मैनिफेस्टो में और आपकी पार्टी के गृह मंत्री के बारे में? राजपूत जी एक मिनट, मैं आप ही के पक्ष को यहां रख रहा हूं, एक मिनट प्लीज। देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 124A में वो संशोधन करेंगे। किरेन रिजिजू कहते हैं 124 में संशोधन करने की आवश्यकता है, उस पर विचार हो रहा है। फिर कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही बात कह रही है ना, फिर देश विरोधी कैसे हो गई कांग्रेस और आप देशभक्त कैसे? नहीं अजय जी पूरा पढ़िए जी, बाकी भी तो पढ़ दीजिए ना, बाकी भी तो पढ़ दीजिए इसके ऊपर। क्या पढ़ूं बताइए ना, क्या लिखा है? सिर्फ देशद्रोह कानून हटाने की और संशोधन की बात नहीं हो रही है, आर्मी से हथियार छीनने वाली बात पढ़ दीजिए ना। अरे साहब वो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये कानून दिया वो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। राजीव जी इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ। आप ये भी सुन रहे हो, आपने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि इसमें आप सुधार करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी से जनता जानना चाहती है। मेरे पास आखिरी एक मिनट बचा है, क्यों कहा जीडी बख्शी साहब और विधि आयोग साहब क्या चर्चा कर रहा है बताइए। आखिरी 1 मिनट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जेटली साहब मुझे सिर्फ डाइवर्ट मत कीजिए। आज के देश में मुद्दों पर हम राजनीति कर रहे हैं, हम क्यों सेना के ऊपर राजनीति कर रहे हैं? जीडी बख्शी साहब आखिरी कमेंट आपका। क्या मैं बोल सकता हूं साहब? बिल्कुल ये सर, आखिरी 1 मिनट में चिल्ल कहाँ होती रही? नहीं साहब, आखिरी कमेंट आपका प्लीज देखिए साहब, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी करी है 124A पे। उन्होंने कहा है कि ये अपराध तब होगा जब ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस उसमें होगा। अगर कोई कहता है कि हम अफजल के हथियारों को, सो कॉल्ड हथियारों को मार डालेंगे जान से, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये धमकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को मार डालेंगे, ये जायज है? आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें हों शरेआम? उस शख्स को बचाया जा रहा है, उस शख्स के लिए पूरा तंत्र लग गया है कि 3 साल तो चार्जशीट नहीं फाइल होने दी, और अब आप आदमी पार्टी कह रही है कि साहब 3 साल तो हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। साहब ये कोई मजाक हो रहा है? अभी नक्सलियों ने 4 जवान हमारे मारे हैं आज। बिल्कुल। दूसरी चीज प्लीज समझिए कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद का संदर्भ, उस वक्त वायलेंस नहीं था, गांधी जी नॉन वायलेंट मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है साहब? इस वक्त जो भी हमारी इंसर्जेंसीज, टेररिस्ट मूवमेंट आजादी के बाद हुई हैं, बहुत वायलेंट रही हैं। 80,000 से ज्यादा तो भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर के बाद मारे जा चुके हैं, पंजाब जम्मू कश्मीर। मेरा विनम्र आग्रह है, मुझे आपकी बात ये बीच में काटनी पड़ रही है वक्त की कमी की वजह से, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन सोचकर और विचार कर। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगा